हिंदी फिल्मों की एक मुख्य ताकत फिल्म की हीरोइन होती है। हमारे फिल्म उद्योग में एक से एक अदाकारा आई जिन्होंने फिल्मों की परिभाषा ही बदल कर रख दी। ऐसे ही वक्त में एक कलाकार आई जिनकी खूबसूरती पर पूरा भारत ही क्या अमेरिका भी फिदा था। सुंदरता में वो किसी अप्सरा से कम नहीं थी, हंसती थी तो मानो फूल झड़ रहे हैं। उसकी मुस्कुराहट पर तो मोनालिसा भी फेल थी। हिंदी सिनेमा के बड़े बड़े स्टार उनकी अदा पर मोहित थे, उनके साथ जाने को दीवाने थे, पर वो केवल एक ही सुपरस्टार पर फिदा थी। फिल्मों में वो लगातार काम करती रही, अपनी सेहत को भी नज़रअंदाज करके। जैसे स्वर्ग की अप्सरा भी पृथ्वी पर थोड़े समय के लिए आती है, ऐसे ही वो सुंदरता की मूरत भी थोड़े समय के लिए हमारी फिल्म इंडस्ट्री में आई। अब तो आप भी कुछ कुछ जान ही गए होंगे कि आज मैं किस कलाकार की बात करने जा रहा हूँ। जी हाँ, वो थी सुंदरता की देवी स्वर्गीय मधुबाला जी, जिनकी एक झलक पाने के लिए पूरा देश बेताब था। बातें शुरू करने से पहले अपने श्रोताओं से चाहूँगा कि वो बेल आइकन का बटन दबाकर चैनल सब्सक्राइब कर लें, वह वीडियो को शेयर व लाइक करना कतई ना भूलें। वह कमेंट करके बताएं कि आगे आप किस कलाकार की वीडियो देखना चाहते हैं। 14 फरवरी सन 1933 को दिल्ली की तंग गलियों में एक बच्ची ने जन्म लिया था जिनका नाम था मुमताज़ जहां बेगम देहलवी, जिन्हें हम सब मधुबाला के नाम से जानते हैं। इनके माता पिता का नाम अताउल्ला खान व आयशा बेगम था। माँ बाप की 11 संतानों में से वो 5वीं संतान थी। इनके 4 भाई बहन बचपन में ही चल बसे थे। इनका परिवार पेशावर घाटी के स्वाबी ज़िले से था एवं ये यूसुफ जाई पश्तून कबीले से ताल्लुक़ रखते थे। मधुबाला जी का ज़्यादातर बचपन दिल्ली की तंग गलियों में बीता। इनके पिता दिल्ली में इंपीरियल टोबैको कंपनी में नौकरी करते थे। परिवार को यह नहीं पता था कि मधुबाला को बचपन से ही बल्कि जन्म से ही दिल में छेद की बीमारी थी। उस समय इसका कोई इलाज भी नहीं था। रूढ़िवादी परिवार और आर्थिक हालात के चलते मधुबाला जी स्कूल नहीं गई, लेकिन शब्दों और भावनाओं की भाषा उन्होंने अपने पिता से सीखी। उर्दू, हिंदी और पश्तो तीनों जुबानों पर उनकी गहरी पकड़ थी। बचपन में वो शीशे के सामने खड़ी होकर एक्टिंग किया करती थी। वो मन ही मन हीरोइन बनना चाहती थी, पर शुरुआत में उनके पिता ये सब पसंद नहीं करते थे। सन 1940 में एक बड़े अफसर से दुर्व्यवहार के कारण उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। घर के आर्थिक हालात ठीक नहीं थे। परिवार की मदद के लिए नन्ही मासूम मधुबाला ने दिल्ली के ऑल इंडिया रेडियो में काम करना शुरू कर दिया। उन्हें खुर्शीद अनवर की रचनाएं सुनाने का काम रेडियो पर मिला। 7 साल की नन्ही मधुबाला ने वहां कई महीनों तक काम किया। इस दौरान बॉम्बे टाकीज़ के मैनेजर राय बहादुर चुन्नीलाल से उनकी पहचान हुई। चुन्नीलाल मधुबाला जी से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने मधुबाला के पिता को बेहतर अवसरों के लिए मुंबई आने की सलाह दी। सन 1941 की दिल्ली की तपती गर्मी थी। अताउल्ला खान अपने परिवार सहित मुंबई पहुंचे। मालाड की गौशाला में छोटे से कमरे में परिवार का बसेरा हुआ। फिर उन्होंने तुरंत बॉम्बे टॉकीज़ के मैनेजर चुन्नीलाल से मुलाकात की। चुन्नीलाल ने मधुबाला को एक छोटे से रोल के लिए फिल्म बसंत में साइन कर लिया। इस रोल के लिए उन्हें 150 रुपये मेहनताना मिला। सन 1942 में फिल्म रिलीज़ तो हुई, सुपरहिट रही। लोगों ने मधुबाला के काम की तारीफ भी की, लेकिन स्टूडियो को अब बाल कलाकार की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए उन्होंने अनुबंध समाप्त कर दिया। निराश होकर खान साहब को वापस दिल्ली लौटना पड़ा। पिता ने छोटी मोटी नौकरियां की, पर पैसों की किल्लत बनी रही। 1944 में किस्मत ने फिर करवट ली। देविका रानी ने फिल्म जवार भाटा के लिए बुलावा भेजा। हालांकि मधुबाला जी को रोल नहीं मिला, पर पिता ने तय कर लिया कि अब वो मुंबई में ही रहेंगे। परिवार दोबारा मलाड में ही बस गया।
जिसके बाद काम के लिए पिता बेटी दोनों स्टूडियो के चक्कर लगाते। दोनों थक जाते थे पर उन्हें बेंच पर भी बैठने तक नहीं दिया जाता था। कुछ दिन बाद रंजीत मूवीटोन स्टूडियो की तरफ से मधुबाला को 3 साल का अनुबंध मिला, जिसमें उन्हें हर महीने 300 रुपये मिलते थे। इस दौरान उन्होंने कई फिल्मों में छोटे मोटे रोल किए, जिनमें सन 1944 में राजपुतानी, फुलवारी और पुजारी शामिल थी। इन सब में उन्होंने बतौर बाल कलाकार की हैसियत से ही फिल्मों में काम किया। सन 1946 में उन्होंने चित्तौड़ विजय और मेरे भगवान जैसी फिल्मों में काम किया। मुख्य भूमिका की ओर उनका ये पहला कदम था। फिर हीरोइन के तौर पर उन्हें दौलत फिल्म मिली, लेकिन ये रुक गई। इसके बाद केदार शर्मा की फिल्म नीलकमल में उन्हें राज कपूर के साथ साइन किया गया। यह फिल्म 1947 में रिलीज़ हुई। इस फिल्म ने मधुबाला जी को पहचान दिलाई। नीलकमल फिल्मों में काम करने से प्रभावित होकर देविका रानी जी ने इन्हें नाम बदलने की सलाह दी। इस तरह मुमताज़ से वो मधुबाला बन गई। सन 1948 में रिलीज हुई फिल्म लाल दुपट्टा से मधुबाला जी को पहली बड़ी सफलता मिली। इसके बाद पराई आग, पारस और सिंगार जैसी फिल्मों से उनकी एक्टिंग की सराहना हुई। सन 1949 में आई फिल्म महल ने उनको सुपरस्टार बना दिया। महल फिल्म के बाद उन्हें बड़े सितारों के साथ काम करने के ऑफ़र मिलने लगे। ऐसा कोई बड़ा कलाकार नहीं है जिसके साथ मधुबाला ने काम ना किया हो। उन्होंने राज कपूर, देवानंद, प्रेम नाथ, भारत भूषण, शम्मी कपूर, दिलीप कुमार, किशोर कुमार, अशोक कुमार जैसे कई टैलेंटेड अभिनेताओं के साथ काम किया। इसके बाद सन 1949 में उन्होंने दुलारी, 1950 में बेकसूर व हंसते आंसू, 1951 में बादल और सैया, तराना और 1952 में संग दिल जैसी हिट फिल्मों में काम किया। संग दिल में दिलीप कुमार के साथ उनकी जोड़ी हिट रही। उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा पहलू उनका दिलीप कुमार के साथ प्रेम रहा। दोनों की मोहब्बत सन 1951 में रिलीज हुई तराना फिल्म के सेट पर शुरू हुई, जहां साथ साथ काम करते हुए उनका रिश्ता गहरा होता गया। 1956 में निर्देशक B.R. चोपड़ा जी एक फिल्म बना रहे थे, नया दौर। इस फिल्म के लिए उन्होंने 32,000 रुपये देकर मधुबाला जी को साइन कर लिया। फिल्म की कुछ शूटिंग के लिए भोपाल जाना था, पर मधुबाला के पिता अताउल्ला खान ने दिलीप कुमार से बेटी की नज़दीकियों के चलते मना कर दिया। इस बात से फिल्म के निर्माता B.R. चोपड़ा बहुत नाराज़ हुए। उन्होंने कोर्ट में मधुबाला के खिलाफ धोखाधड़ी व कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई। वे अपनी साइनिंग रकम 32,000 रुपये भी वापस मांगी। गवाह के तौर पर दिलीप कुमार जी को कोर्ट में पेश किया गया। उन्होंने सबके सामने दोहराया कि हाँ, पिता के डर से मधुबाला शूटिंग पर भोपाल नहीं गई। यहीं से दोनों के रिश्तों में कड़वाहट आ गई। मधुबाला जी सोचती थी कि दिलीप कुमार उनके पिता से माफ़ी मांगे, लेकिन दिलीप कुमार जी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। लेकिन इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है जो दिलीप कुमार जी ने अपनी आत्मकथा में बताते हैं। उन्होंने लिखा है कि अताउल्ला खान हमारी शादी के खिलाफ नहीं थे, उनकी अपनी निर्माण कंपनी भी थी और वो 2 कलाकारों को एक छत के नीचे लाकर बहुत खुश थे। लेकिन दिलीप कुमार का एक्टिंग के लिए अपना ही नज़रिया था। वो किसी प्रोडक्शन हाउस से बंधना नहीं चाहते थे, जबकि मधुबाला अपने पिता के पूरे प्रभाव में थी। अताउल्ला खान अपनी बेटी को यह समझाने में कामयाब हो गए कि दिलीप उनके साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। मधुबाला जी ने कहा कि शादी के बाद सभी चीज़ें सुलझा ली जाएंगी, लेकिन दिलीप जी समझ गए कि अब तक के कैरियर को संवारने में उन्होंने जो सावधानी बरती है वो दूसरों की इच्छाओं और रणनीति में डूबकर नष्ट हो जाएगी। इस मामले में मधुबाला जी तटस्थ रही। बस इसी बात से दिलीप कुमार को शादी नहीं करने के लिए प्रेरित किया। इस तरह ये प्यार शादी में नहीं बदल पाया। सन 1954 में फिल्म बहुत दिन हुए की शूटिंग के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्हें आराम करना पड़ा और कुछ एक फिल्में छोड़नी पड़ी। उसी साल रिलीज हुई फिल्म अमर में उन्होंने दमदार एक्टिंग की।
फिल्म भले ही हिट नहीं रही पर उनके काम को हर जगह सराहना मिली। इसके बाद सन 1955 में गुरुदत्त जी की फिल्म मिस्टर एंड मिसेस 55 में मधुबाला जी को हिट बना दिया। फिल्म सुपर डुपर हिट रही और उनकी कॉमिक टाइमिंग को हर जगह सराहा गया। सन 1958 में उनकी काला पानी और हावड़ा ब्रिज हिट रही। 1958 में ही चलती का नाम गाड़ी फिल्म भी उनकी हिट रही। सन 1960 में रिलीज हुई फिल्म मुगले आज़म उनके कैरियर की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में गिनी जाती है। अनारकली के किरदार में उन्होंने एक इतिहास रच दिया। इस फिल्म में दिलीप कुमार और मधुबाला के कारण भी दर्शकों को अपनी तरफ खींचा। पर इस फिल्म की शूटिंग से पहले ही दिलीप कुमार और मधुबाला की प्रेम कहानी का अंत हो चुका था, ऐसा बहुत जगह बताते हैं। लेकिन जब हम मुगले आज़म फिल्म की शूटिंग की तस्वीरें देखते हैं तो हमें उनमें अब भी वो प्यार नज़र आता है। मैं आपको वो 2 फोटो दिखा भी रहा हूँ। इस फिल्म के एक सीन में दिलीप कुमार को मधुबाला जी को चाटा मारना था, जो कि सच में लग गया। इस चाटे की गूंज से यूनिट के सभी सदस्य सन्न रह गए। और मधुबाला जी भी दिलीप कुमार की इस हरकत पर खूब रोई। पर डायरेक्टर के आसिफ ने उन्हें समझाया कि ये एक नाकाम आशिक का अपनी महबूबा के चेहरे पर मोहब्बत का दस्तखत है। खैर, फिल्म बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। उनकी सेहत धीरे धीरे बिगड़ रही थी। सन 1960 में उनकी फिल्म बरसात की रात, झुमरू, बॉयफ्रेंड और हाफ टिकट रिलीज़ हुई। हाफ टिकट उनकी अंतिम बड़ी फिल्म थी। उनका इलाज करने वाले मुंबई के चोटी के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जाल वकील ने उन्हें सावधान किया था कि वो ज़्यादा मेहनत वाला काम ना करें। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि उनके पिता ने भी सब कुछ समझते हुए उनके काम के बोझ को कम करने की कोशिश नहीं की। कई दफ़ा वो काम करते हुए बेहोश भी हो जाती थी, पर ठीक होते ही दोबारा काम करना शुरू कर देती। इसी बीच उन्होंने दिलीप कुमार को दिखाने के लिए सन 1960 में किशोर कुमार से बेमेल शादी की। लंदन में डॉक्टरों ने उन्हें बताया था कि इस बीमारी का इलाज नहीं है और वो केवल 2 साल ही जी पाएंगी। परिस्थितियां काफ़ी जटिल रही। मधुबाला जी की सेहत दिन पर दिन गिरती जा रही थी, पर किशोर कुमार जी के पास अपनी बीवी को देखने के लिए वक्त ही नहीं था। वो अपने काम में व्यस्त रहते थे। एक दिन किशोर कुमार मधुबाला को उनके घर छोड़ आए। हालांकि उन्होंने इलाज का सारा खर्च उठाने की पेशकश की, पर जो समय उनको अपनी पत्नी मधुबाला को देना चाहिए था वो उन्होंने नहीं दिया। उनके अंतिम समय में दिलीप कुमार उनसे मिलने गए। दिलीप कुमार ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि उनका चेहरा पीला पड़ चुका था, पर चेहरे पर अब भी वही तेज था। अपने जन्मदिन के 9 दिन बाद 23 फरवरी सन 1969 को उन्होंने आखिरी सांस ली। उस समय दिलीप कुमार जी चेन्नई में गोपी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। जब शाम को वो मुंबई पहुंचे तो उन्हें मधुबाला के निधन की खबरें दी गई। दिलीप जी उनको अंतिम विदाई देने कब्रिस्तान भी गए। फिर वो अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए उनके घर भी गए। दोस्तों, ऐसी साक्षात सुंदरता की देवी अभिनेत्री कभी कभी ही जन्म लेती है। परमात्मा द्वारा जन्मजात सुंदरता इतनी थी कि साथी कलाकार उनको देखकर डायलॉग भूल जाते थे। स्वयं शम्मी कपूर ने अपने कई इंटरव्यू में ये बात स्वीकार की है कि जब मधुबाला जी सामने होती थी तो वो डायलॉग भूल जाते थे। आज भी हम मधुबाला जी को उनकी की गई फिल्मों के ज़रिए याद करते हैं। आपको इंटरनेट पर मधुबाला जी की कोई भी फ़ोटो सीरियस मूड में नहीं मिलेगी। उनकी सभी फ़ोटो उनकी चिरपरिचित मुस्कान के साथ मिलेगी। तो दोस्तों, ये थी मधुबाला जी की अमर कहानी। अगली दफ़ा मैं फिर ऐसे ही कलाकार की कहानी लेकर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।